Namaskar and welcome. Well, the Prime Minister will be delivering the keynote address at the valedictory of the high-level segment of the UN Economic and Social Council, and the theme for this year is multilateralism after COVID-19. What kind of a UN do we need in the 75th anniversary of the United Nations? I'm Mark, and with me is Mamta. बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। ये विशेष कार्यक्रम है और ये विशेष कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में समापन सत्र को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही ट्वीट के माध्यम से इस बारे में जानकारी भी दी और बताया कि वो जब इस सत्र को संबोधित करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये जानना कि जो थीम है इस बार के सत्र की वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस थीम में लगातार बहुपक्षवाद की बात की गई है कि किस तरीके से जब संयुक्त राष्ट्र 75वीं वर्षगांठ पूरी कर रहा है तो कोविड-19 के महामारी के इस काल में बहुपक्षवाद को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र किस तरह का हमें चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल जिसको लेकर इस बार इस सत्र में चर्चा की जा रही है। और आज शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं इकोसॉक के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करूंगा। और पीएम ने यह भी कहा कि कोविड-19 के बाद इस वर्ष के बहुपक्षवाद के विषय सहित विभिन्न मुद्दों पर ऐसे समय बात होगी जब हम संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के जरिए ये जानकारी भी दी है। और आपको बता देते हैं कि न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस सत्र का आयोजन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस सत्र को संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के साथ नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ मुख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री भी इन दो के साथ इस सत्र में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। तो न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आज का समापन सत्र है। जैसा हमने बताया, इस सत्र का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ पीएम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और भारत शुरू से ही हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। और ऐसे में कोरोना महामारी के कारण जो बदले हुए हालात हैं, ऐसे में जो ये सत्र आयोजित किया जा रहा है इसका जो विषय है वो इस तरह से भारत की प्राथमिकताओं से भी मेल खाता है। और भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व भी है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को ही भारत को भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में भी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको हम इकोसॉक बोलते हैं, इसकी 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण भी दिया था। और आज एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और एक बड़ा मौका है ये, क्योंकि जो भारत हमेशा से कहता आया है, बहुपक्षवाद का समर्थन करता आया है, एक बार फिर इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जोर डालेंगे। So let me introduce you to our guests then. Our guests are Dr. Sachin Chaturvedi, the Director General of Research and Information Systems, and we have Ambassador Vishnu Prakash, a former Ambassador of India. Thank you very much, gentlemen, for being with us. We'll start with you, Ambassador Vishnu Prakash. So the theme is multilateralism after COVID. What kind of a UN do we need on the 75th anniversary? What would you think? Well, we seem to have lost contact with Ambassador Vishnu Prakash, but I think perhaps Dr. Sachin Chaturvedi will take that question. Thanks, Mark. I think our Prime Minister, during his visit to Saudi Arabia, had deliberated on this question very well in terms of what kind of UN we really want and how the 75th anniversary should be leveraged for deliberations in this direction. The point number one that PM had made at that point was the very representative nature of the UN and not the UN that is sort of delivering for few members who are providing the larger resources and doing the larger burden sharing. So how UN becomes more representative, how UN becomes more well-administered organization, and how UN reflects the aspirations of the people of the world, particularly the marginalized countries and communities, and that I think
is extremely important, particularly after the COVID-19 crisis, and the role that WHO has played, I think has raised several sort of eyebrows all across. In the trade domain, we see similar sort of limitations of the UNCTAD, which has also failed several developing countries on different occasions. So I think it's important that the deliberative mood sets in as we celebrate the 75th anniversary. जी, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु प्रकाश जी, हमने देखा कि जब कोरोना महामारी पता चली कि हाँ ये देशों में फैल रही है, धीरे धीरे हमने देखा कि विभिन्न देश राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर नजर आए। देशों ने अपनी सीमाएं तो सुरक्षा के लिए बंद की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुपक्षवाद से दूर होते भी नजर आए बहुत सारे देश। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि इस वक्त बहुपक्षवाद के मुद्दे पर इस सत्र में बातचीत होना वाकई लाजमी है? बहुत जरूरी है, और खास तौर पे इस समय में जबकि हर एक देश समस्याओं से घिरा हुआ है। कोरोना वायरस की समस्या तो बहुत भयंकर है ही है, पर जो आर्थिक स्थिति है, जो और मुद्दे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। और इस वक्त जो एंटी ग्लोबलाइजेशन का माहौल है, सब अपने एक वर्चुअल वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सीमित हो रहे हैं, तो इससे सबको नुकसान होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हर एक देश को, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते आ रहे हैं, हर एक देश को दूसरे देशों के साथ और बातचीत करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन ढूंढ सकें। वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उसके बाद एक और इससे भी बड़ी ज़रूरत ये है कि ऐसी महामारियां ना फैलें, क्योंकि जाहिर है कि क्योंकि बहुपक्षीय बातचीत नहीं हो रही थी, मल्टीलैटरल सिस्टम पे में क्रैक्स आ गए थे कि ये महामारी इस तरह से फैली है और उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर आगे तो बहुत मुद्दे हैं ही हैं जो हम आगे भी बातचीत करेंगे, पर उससे इस वक्त जो लगता है कि कम से कम 2-3 साल विश्व की इकोनॉमीज पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, शिक्षा की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत समस्याएं हैं, और उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि बहुपक्षीय कोऑपरेशन, बहुपक्षीय बातचीत। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐसा संदेश आएगा इस फोरम से कि लोग सब देश इकट्ठे मिलके और कोऑपरेट कर पाएंगे। Ambassador Vishnu Prakash, so the ECOSOC has a mandate which is three-dimensional on sustainable development. It looks at economic, social, environmental, and it's a platform for debate and innovative thinking. And the annual theme usually is a global issue which is related to sustainable development. The spotlight is on global issues, and the aim is to create a coherent policy action. So, you know, looking at today at the theme this year, multilateralism after COVID-19. Sorry, I'm not getting the audio. If anybody can hear me. You're not able to hear me, Ambassador Prakash? You're not able to hear me? No? Okay, we'll try and reconnect with Ambassador Prakash for that. But let's turn again then to Sachin Chaturvedi. So, looking at the mandate, which is, you know, sustainable development. How do you understand, you know, India's role in sustainable development, and how do you think the Prime Minister will highlight that? It's a big coincidence, Mark, that just weeks back our Vice Chairman of the NITI Aayog, Dr. Rajiv Kumar, presented the Voluntary National Report, VNR, at the United Nations, which represented actually the 2 years achievements in the Sustainable Development Goals, and how India is progressing so well when it comes to our commitment and enabling our partner countries to achieve SDGs. And the report, almost of 200 pages, is absolutely clear in terms of how under Prime Minister's leadership India is progressing well. In fact, Prime Minister had returned to the Speaker of Lok Sabha to have at least one day in each session dedicated to SDGs. And India has been raising this across G20, across BRICS, IPSA, and our
several other initiatives, even in Shanghai Cooperation Organization, India raised the issue. So at multiple levels, we have been sort of enabling our partner developing countries, and we ourselves are also on track. And if you recall, Mark, during the BIMSTEC meeting, our Prime Minister also gave a call for the region, the South Asian region, to work towards accomplishment of the Sustainable Development Goals. So I think this session is extremely important when it comes to multilateralism, but this session would also be important in terms of promoting the very idea of sustainability. राइट लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी, क्या आप ये मानते हैं कि क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी इस पर लगातार चिंता जाहिर की जाती रही है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 2030 का जो लक्ष्य रखा गया था उसे हासिल करने में बाधा आ सकती है, क्या आपको लगता है कि जिस रफ्तार से भारत अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है और कोविड-19 के दौरान भी जो कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, उस तरह से भारत भी एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है अपनी उपलब्धियों को इस मंच पर? बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। विकास के सतत लक्ष्य को लेकर के सरकार ने जो प्रतिबद्धता जाहिर करी है समय समय पर, और अभी जब हम कोविड क्राइसिस से सारा विश्व जूझ रहा है, सभी के सामने एक अत्यंत चिंताजनक वित्तीय स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके चलते जितने वित्तीय संसाधन हैं उनकी उपलब्धता, जो लिक्विडिटी है उसकी उपलब्धता एक बड़ा हमारे सामने चुनौती बन के उभर करके आया है, और सरकार इस अपने स्तर पर इसके तहत प्रयास कर रही है। लेकिन जैसा आपको याद होगा, हमने G20 में भी ये कहा था कि जो देश डेट के बर्डन में है, कर्जों के बोझ से दबे हुए हैं, उनको उस कर्ज के उस भार से निकालना है, और इस संकट के दौर में सारे देशों को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार गैर जिम्मेदारी से कर्जा दूसरे देशों को दे रहे हैं, और ऐसे देशों को एक अनुशासन रखा जाए, वो एक वित्तीय वैश्विक व्यवस्था में बंधे हुए हों, ये अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल, यानी भारत जिस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो जाहिर है कि उसे देखते हुए भारत अपनी उपलब्धियों को भी इस मंच पर साझा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत कदम उठा रहा है उन्हें तो आगे रख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से बहुपक्षवाद को लेकर भारत हमेशा से इसके समर्थन में खड़ा नजर आया है, और ये एक ऐसी सोच है मार्क जो आज के दौर में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि सभी देशों को एकजुट होकर कोविड-19 महामारी से तो जूझना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मुश्किलें सामने आई हैं, जो चुनौतियां सामने आ रही हैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, उनसे भी निपटना पड़ेगा। Yes, indeed. And when we look at COVID-19 and the impact it has had on the world, it is, the strong economic impact, the devastation, in effect, in a sense. This is a time that perhaps the world can take as an opportunity to reorganize institutions, because institutions are necessary to create a new beginning, and this is an opportunity perhaps at this point in time. And so the topic is quite relevant: multilateralism after COVID-19. What kind of a UN do we need? And of course we've been talking about UN reforms for a very long time, and this is probably an opportunity, one would think, for these kind of reforms to take place. एम्बेसडर विष्णु प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, जिस वक्त इकोसॉक की अध्यक्ष मोना जुएल ने जब अपना पद संभाला था इकोसॉक का, उस वक्त पे उन्होंने ये बात कही थी कि संस्था के आदर्श और गतिविधियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 1945 में थी जब इसका गठन किया गया था। इस प्रासंगिकता को आज के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह तार्किक तौर पर देखते हैं? जो 1945 की स्थिति, अगर मैं आपका सवाल ठीक समझ पाया हूं, तो जो 1945 की स्थिति थी और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। पर जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है गवर्नेंस का, वो वही का वही है, और वो रिप्रेजेंट नहीं करता है हकीकत को, और इसीलिए ये है कि हर एक देश का इन संस्थाओं के साथ के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है, ये इनइफेक्टिव होती जा रही हैं, और ये एक तरह से स्टेलमेट होता जा रहा है। तो जब तक ये इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, रियलिस्टिक नहीं करेंगे, तब तक ये
अपना रोल अदा नहीं कर सकते। और आज के दिन में जिस वक्त, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मल्टीलैटरलिज्म का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, बहुत जटिल हो गई हैं। और उसका एक ही समाधान है कि देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएं, एक टेबल पे बैठ के बातचीत कर पाएं और कमिटमेंट दे सकें कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, दीवारें चीनने का तरीका नहीं है, पर कोऑपरेट करने का तरीका है। तभी ये समस्याएं हल होंगी, क्योंकि ये समस्याएं बहुत जटिल हैं। Ambassador Vishnu Prakash, with the mandate of ECOSOC, UN ECOSOC being sustainable development and the global issues related to sustainable development, and when we look at COVID-19, we've seen that, you know, I mean, the rise of viruses also has been because perhaps, you know, the world has not been moving in that direction of sustainable development, and this is going to be a key issue for the future. So how do you think, you know, this would be addressed by institutions and reform of institutions? Absolutely, and COVID-19 is a glaring example of institutional failure. There are two aspects of the COVID-19. One is what China has done in terms of hiding it. If I'm to give it the best possible interpretation, hiding it, and secondly, a politicized WHO, which just chose to toe the line given to them, and in fact I would go to the extent of saying that gave advice to the world which was not warranted. As the pandemic spread unabated, the advice coming out of WHO in the initial weeks, if you recall, was in January and February that there should be no restrictions on travel, etc. So that happens when the institutions are no longer representative enough, when there is the cooperative architecture gets fragmented, when there is a rise of a power which does not play by the rules, and where the international order is under stress. So that is why we have a situation which is quite glaring, quite difficult, and I don't think it's a day too soon for the world powers to take a decision either to reform, either to engage in a meaningful dialogue and cooperate and work, walk the talk, or face the consequences. I hope that it's the former, not the latter. जी डॉक्टर चतुर्वेदी, जब हम बात करते हैं इन संस्थाओं के रिफॉर्म की, साथ ही एक और पहलू पर आपका विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का चयन हुआ है। साथ ही साथ अगर हम इकोसॉक पर भी नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी समितियां हैं, ऐसे अभियान हैं, ऐसी फोरम्स हैं जिसमें भारत मौजूद है। कहां तक इन अलग अलग समितियों में भारत जैसे देश का प्रतिनिधित्व करना कहां तक ये अपने एजेंडे को हासिल करने में महत्वपूर्ण रहता है जब हम सतत विकास लक्ष्यों जैसे लक्ष्य की बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ममता जी। अगर हम देखें, जैसा एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने कहा कि जब 1945 में इकोसॉक बना था और आज की जब हम प्रासंगिकता का जो सवाल आपने पूछे उठाया, उसमें 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इकोसॉक न सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस को, बल्कि गाइड भी करता है। उसमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं और सांस्कृतिक मुद्दे हैं। इन तीनों मुद्दों के ऊपर इकोसॉक काम करता है। भारत उसकी कई अलग अलग जो कमिटीज हैं, जो अलग अलग दल हैं, उनमें काम कर रहा है। अगर आप देखें तो एसडीजी के दृष्टिकोण से, अगर आप देखें जो दक्षिण सहयोग है, उसके माध्यम से हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम जैसे इकोसॉक का है, डीसीएफ जिसे कहा जाता है, उनके दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, तो हम कई पहलुओं पर उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल ही में इकोसॉक ने एक नया इनिशिएटिव जापान और ईयू के साथ करा, जिसमें भारत ने अपने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर विजय राघवन को नामांकित किया और उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत विश्व चर्चा कर रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं
विकास के सतत लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो STI फॉर SDG ये एक नया मुद्दा था जो जापान ने अपनी प्रेसिडेंसी G20 की जो ओसाका में समिट हुआ था उसके दौरान रखी। सऊदी अरेबिया ने रियाद समिट में इस बात को आगे बढ़ाया और अब ये एक प्रोजेक्ट के रूप में इकोसॉक के द्वारा सामने लाया गया है। तो हम देखते हैं कि SDGs को लेके कई तरह की पहल इकोसॉक द्वारा की गई हैं, जिसमें भारत आगे बढ़ के काम कर रहा है। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि इस STI SDG प्रोजेक्ट में जो 5 दूसरे देश हैं वो अफ्रीका से हैं, एक ही उसमें यूरोप का देश है। तो इस तरह से जो 5 देशों में भारत भी एक शामिल है, इन लोगों ने एक पायलट कंट्रीज के रूप में STI फॉर SDG का एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो भारत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस पर काम कर रहा है। उसमें जो भारत अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जो लैटिन अमेरिका के साथ कर रहा है, वो 5 अलग अलग कमेटीज में हमें देखने को मिलती है। एक कमेटी जैसा मैंने कहा वो टेक्नोलॉजी पर है, लेकिन उसके अलावा 4 दूसरी कमेटीज विकास के अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं। Ambassador Vishnu Prakash, after World War II, the Bretton Woods institutions were created, and they were financial institutions. And perhaps, when one looks at the COVID-19, the impact has been on the economy, and we really need a revival of the economy. So, in that sense, could there be, when we talk about reform of institutions, would be looking at the reform of financial institutions, one would think? Well, the financial or economic reforms and revival of the economies, spurring the economic activities goes to the heart of any challenge. The setback to the global economy is going to be so severe that hitherto people were talking of recession, and now the dreaded D word is beginning to be used because there is no end in sight. We talked of a V-shaped recovery, then it became U-shaped, then it's W-shaped. I don't know what kind of shapes that we are going to talk about when we do not even know how long will the pandemic last. So it is very important that global institutions of global governance and countries take the lead. Now let me just mention 2 bits here. G20 did a remarkable job in 2009 onwards to revive the global economy. This time G20 has basically just paid lip service. The WTO system is under stress. The big challenge was that in the year, I think 2000 or 2001, a command economy was brought into WTO, whereas it is meant for only market economies. Okay. So when one major country takes advantage of open systems but does not allow reciprocal access, the whole system gets fractured, and that is the challenge. The trading arrangement is under challenge, the trust deficit is there, protectionist walls are coming up, and we are heading towards, there is a trade disruption, and we are heading towards a major recession. So unless we revive the world economy, which can only be done unitedly, nothing else will happen. How will we achieve this development? Money come from? As it is, there is a donor fatigue. So it's about time that countries like India, and you were asking about what is the role of countries like India, that is where the role comes in to speak out unequivocally, constructively, which India has always done, to look inwards and try to turn things around. Yes, so we've now got information that we can go across and listen to the Prime Minister's address. The Prime Minister will be addressing, as we said, the UN ECOSOC, and that speech is about to commence. Excellencies, ladies and gentlemen, this year we celebrate
the 75th anniversary of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity to assess the UN's role and relevance in today's world and to shape a better future for it. Excellencies, India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second World War. A lot has changed since then. Today, the UN brings together 193 member countries. Along with its membership, the expectations from the organization have also grown. At the same time, multilateralism is facing many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their Sustainable Development Goals. Excellencies, India is home to 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. And so we have taken whole of society approach by engaging our states, our local governments, our civil society, communities, and our people. Our motto is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind, be it access to nutrition, health, education, electricity, or housing. We are making great progress through our inclusive programs. Excellencies, last year we celebrated the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our 600,000 villages. In 5 years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation cover from 38% to 100%. Our massive awareness generation programs are empowering our women. We have achieved gender parity
in elementary and secondary education. Nearly 70 million women in rural India are part of self-help groups under our livelihood mission. They are transforming lives and livelihoods of a big scale. Over 1 million women are elected representatives of our local governments, leading the process of participatory development. In the last 6 years, we opened 400 million bank accounts for the unbanked, out of which 220 million are owned by women. We have leveraged the power of technology for financial inclusion. This is based on the trinity of a unique identity number, a bank account, and a mobile connection for everyone. It has allowed us to make direct benefit transfer of $150 billion to over 700 million persons. Our food security program reached 830 million citizens. Our Housing for All program will ensure that every Indian will have a safe and secure roof over her head by 2022, when India completes 75th year as an independent nation. By then, 40 million new homes would have been made under this program, more than the total number of households in many countries. Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program, covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn from the scale and success of India's development programs. And for the technologies and innovations we have deployed, it is this realization that underpins India's own development partnership with the Global South. Excellencies, while marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy-efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. We have an age-old tradition of living in harmony with nature. We launched one of the largest campaigns for cleanliness and discourage usage of single-use plastic. Internationally, our initiative to set up the International Solar Alliance was a practical manifestation of climate action. Similarly, the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure
brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need, be it earthquakes, cyclones, Ebola crises, or any other natural or man-made crisis. India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations at its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. Excellencies, India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. With our deep commitment to maintaining global harmony, to improving social economic equity, and to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda. Namaskar. Thank you very much. Thanks. And that was a play out of the Prime Minister's speech a little earlier to the UN ECOSOC. बिल्कुल, और इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष रखा और कई अहम बातों को रेखांकित किया, जिनमें सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो यही कि भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं तो ये जो मंत्र है ये उसी दिशा में देश को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंत में एक महत्वपूर्ण बात रखी है, वो बहुपक्षवाद को लेकर रखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जो बहुपक्षवाद है
वो मौजूदा विश्व की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी बहुपक्षवादी संस्थाएं हैं उन सब में सुधार बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यता आई है, ये समय बहुत सही है क्योंकि भारत इस मौजूदा विश्व में जहां एक शांति और सामाजिक संतुलन के साथ इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ सकता है, विश्व में काफी योगदान दे सकता है। तो साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मंच पर उन तमाम उपलब्धियों को देश की रेखांकित किया कि किस तरीके से भारत लगातार न केवल अपने विकास के लिए आगे बढ़ रहा है, तमाम आंकड़े प्रधानमंत्री ने इस मंच पर सबके सामने रखे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि भारत हमेशा और देशों की भी सहायता करता रहा है और इस वक्त जबकि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, इस समय भी भारत ने देश के 150 विश्व के 150 देशों तक दवाइयां पहुंचाई हैं। इस तरीके के कई अहम तथ्यों को रेखांकित किया है आज प्रधानमंत्री ने और हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी और विष्णु प्रकाश जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहला आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री के इस संबोधन के लिए, क्योंकि इस मंच पर जो तथ्य प्रधानमंत्री ने सामने रखे हैं उनसे एक क्या बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आती है? ममता जी, एक बड़ी तस्वीर अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल साफ है कि हर देश को अपने प्रगति के लिए स्वयं प्रयत्न करने होंगे और प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में तमाम उन पहलुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और सारी व्यवस्थाओं में जहां विकास के सतत लक्ष्यों की प्रधानमंत्री ने लगातार जिक्र किया, उन्होंने बार बार ये उदाहरण दिए कि अगर देश को और विश्व को अगर गरीबी से बाहर निकाल के लाना है, अगर हमें जो पर्यावरण की बदलती हुई चुनौतियां हैं उनका सामना अगर डट करके करना है तो हमें अपनी व्यवस्थाओं में अपने विकास के मॉडल में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत खुद भी एसडीजी अचीव करेगा, लेकिन जो ग्लोबल साउथ है, जो विश्व के दूसरे विकासशील देश हैं, हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं और वो हमारे विकास का जो ये अनुभव आ रहा है पिछले दिनों में, उससे फायदा ले सकते हैं। तो एक बड़ा चित्रण प्रधानमंत्री ने किया, बिना आर्थिक संकटों की चर्चा करे, बिना उस निराशावादी तत्वों की बात सामने लाए हुए प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सकारात्मक पहलू इस विषय पर वैश्विक समुदाय के सामने रखा है और आखिरी में उन्होंने बड़े मुझे लगता है कि बड़े सॉफ्ट ढंग से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को थोड़ा एक आत्मचिंतन का भी संदेश दिया है उन्होंने और बिल्कुल वाजपेयी जी की याद दिला दी। उन्होंने बड़े हल्के ढंग से कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अगर आत्मचिंतन की तरफ बढ़ेगा तो शायद मल्टीलैटरलिज्म को हम वैश्विक व्यवस्था का एक अंग बना पाएंगे। बिना उन शब्दों को बहुत खुलासा करे हुए शायद ये संदेश प्रधानमंत्री का इकोसॉक के इस प्लेटफॉर्म से अत्यंत महत्वपूर्ण है। Right, Ambassador Vishnu Prakash, so let's try and understand now what the Prime Minister speaking about the fight against COVID as well. He said that it's tested the resilience of many countries, but he's also pointed out that in our case, in India's case, the people have been involved. It's a people's movement, and also the government has been pledging, a huge amount to revive the economy. But at the end of the day, it really requires, that sort of a partnership with the people. Absolutely, and I have a couple of other comments also, but let me first address this particular very important aspect. The success of any initiative, government is a facilitator. Government can pave the path, can create the enabling environment. But unless the people join, and that too in a country like India with 1.35 billion people, how can it be successful? Any country, and we have few examples of countries which have successfully not beaten back, but at least pushed back the scourge of the pandemic. They have done it the way South Korea is an example where people were fully involved, and then it is India. But South Korea is a country of 50 million people, and India is a much bigger country, and that is why, when there have been opinion polls after opinion polls about what the people feel about the government's handling of the coronavirus crisis, almost 90% of the country
has given a thumbs up to the policies of the Prime Minister. It's a democratic India which has spoken up. So it is a great way of handling a crisis, and Prime Minister has taken this challenge heads on. About his address to ECOSOC, two things very clearly stand out. One is that he has demonstrated how India is not just talking but walking the talk. I have rarely seen in India the amount of effort, finances, resources that have been invested in improving the socio-economic indices of the country. And the figures that he has cited are not for the weak-hearted. I would like to know any other country which has done it the way it has been done. And then he very rightly opened up by saying, the very first sentence almost was that we need to assess the role and relevance of the UN. And he concluded on that the same note by saying that the multilateralism needs to represent the realities of today's world. I guess that is the vast expanse that he covered, and true to he underlined the fact that India was and will continue to play a constructive role in global affairs. जी डॉक्टर चतुर्वेदी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया, उन्होंने स्वच्छता की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, स्वास्थ्य की बात की, पर्यावरण की भी बात की, देशों की सहायता की बात की, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी बात की, और ये सारी बात करते हुए उन्होंने एक टर्म यूज की, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। जब उन्होंने बात की कि हमें वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, तो उन्होंने इस पॉइंट पर जोर दिया कि इसके केंद्र में, वैश्वीकरण के केंद्र में सामाजिक विकास, मानव का विकास, समाजों का विकास होना बहुत जरूरी है। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में इन मुद्दों को हाईलाइट किया है, आपको लगता है कि ये संकेत स्पष्ट है कि मौजूदा दौर में जब विभिन्न देश या कुछ देश आर्थिक मुद्दों को ही साधने के लिए, लक्ष्यों को साधने के लिए हर तरीके के हथियार अपना रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे में हमें वैश्वीकरण का आधार मानव विकास को बनाना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल ममता जी ने आपने रखा, क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इस विषय पर बहस हो रही है कि किस तरह का वैश्वीकरण हमें करना चाहिए, और जिस गैर जिम्मेदारी के साथ कुछ राष्ट्र अपनी आर्थिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मानवता और जो मानवता के हित में काम किए जाने चाहिए उसको नजरअंदाज करते हुए वो देश तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोविड-19 क्राइसिस और उसके बाद जो आर्थिक मंदी की तरफ विश्व बढ़ रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया है कि मानव ही हमारे विकास का केंद्र बिंदु हो सकता है, और उसी तरफ हमको प्रयास करना चाहिए। और ममता जी, यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है, जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि भारत ने कैसे कोविड क्राइसिस का सामना किया है, तब भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि ये एक जन आंदोलन के रूप में भारत में उभर करके आया है, चाहे वो स्थानीय निकायों के स्तर पर हो, चाहे वो राज्य सरकारों के स्तर पर हो या केंद्र सरकार के। तो इन अधिकतर प्रशासनिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री का यही संदेश था कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है, और यही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा वैश्वीकरण का सोच है, उसमें मानवता ही केंद्र बिंदु हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। Right, Dr. Chaturvedi, let's also talk about the occasion. This was the first time that the Prime Minister has spoken to this UN ECOSOC, and it comes at a time when India has been elected as a non-permanent member of the UN Security Council, and also at a time when when the world is looking for leadership, in a sense. You know, we are looking for a different kind of leadership, and this was we have to put that into context for us, the sense of the occasion. I think it is absolutely important, Mark. If you see in 2011 when we were there, we partnered with countries like Brazil, South Africa on the IPSA platform to make an effort for bringing peace in Syria. That was the peace mission that we initiated as a member in the Security Council. So the
message that Prime Minister has given, I think three messages are absolutely clear today in terms of what Mamta ji very rightly said of human-centric globalization. The second point was enabling other developing countries, the global south, in enabling them to achieve sustainable development goals. And third, and I think a much more important message is the indigenization of the growth strategies of the developing countries. And particularly, he elaborated in case of India, whether it was the gender mainstreaming, the missions for awareness of cleanliness, etc. So those several points that have come up, I think are re-emphasizing the point that it is absolutely important for global leadership to be responsive to the development needs of the fellow developing countries. And I think, as you can imagine, it was in response to several recent developments. जी, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, समय कम है लेकिन संक्षेप में इस पूरे संबोधन के बाद जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, जब हम विश्व के विकास की बात करते हैं, कहां तक आपको लगता है कि भारत ये जो नेतृत्व वाला रोल है जिसको विभिन्न मंचों पर भारत सफलतापूर्वक निभाता आ रहा है, इकोसॉक के संबोधन के बाद ये और मुखरता से सामने आया है? भारत की एक शक्ति है कि जो भारत कहता है वो करता है। भारत सबको आईना दिखाता है और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब की बात नहीं है। 1960 से पहले जब भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तब से हमारा इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम चल रहा है और लगातार अब हमारे चाहे अफ्रीका है चाहे हमारे पड़ोस में है, हम अपने जो हमारे पास क्षमता है उससे भी आगे बढ़ के कर रहे हैं। तो यही एक संदेश है जो भारत देता रहा है, देता रहेगा। कितना कोई सुनता है नहीं सुनता, ये हर एक अलग अलग देश पे डिपेंड करता है, पर इसका हल एक ही है, क्योंकि अगर डिस्पैरिटीज बढ़ती रही, अगर ये समस्या बढ़ती रही, तो ये किसी के लाभ में नहीं है। ये भारत का संदेश है और मैं उम्मीद करता हूं आपकी तरह कि ये संदेश साकार हो, बाकी देश इसको समझें, करें, अमल करें। बिल्कुल, क्योंकि विश्व के सामने भी अगर बेहतर विश्व चाहिए हमें, तो बहुपक्षवाद, बहुपक्षीय व्यवस्था, सफल बहुपक्षीय व्यवस्था सुधारों के साथ वही संभव है और वही सबसे बेहतर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चतुर्वेदी आपका भी, और एम्बेसडर विष्णु प्रकाश आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। And with that we conclude this special program on the Prime Minister's keynote address to the UN Economic and Social Council. Thanks very much for watching. Namaskar. नमस्कार। दौर में भी जब लोगों ने नहीं छोड़ी हिम्मत, दिखाया कुछ कर गुजरने का हौसला। कोरोना के इस दौर में जब लोग एक दूसरे के पास जाने से भी डर रहे हैं, ओडिशा के कटक के एक छोटे से गांव के रहने वाले चिन्मय पात्रा उन जानवरों के लिए भी आगे आए हैं जो कि सड़क पर भूखे या बीमार पड़े हैं। ये हैं जीविका दीदी। ये रसोई कोरोना के इस दौर में बिहार के अस्पतालों के स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करा रही है। हौसले और जज्बे की कहानियों का नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। When the government says that yes, we are supporting the startup, it's not just a statement of intent. Is that yes, we believe in the capability of the startups to build a VC challenge that can meet the requirements of Government of India. We are willing to sign a contract with them to offer the solution to us. NASSCOM did a survey of the startup ecosystem a few months back. We continue to go back to our